हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज अपने नई क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा हमारी संजीवनी बूटी का नया कोर्स, नया पेपर, जिसमें नया मॉडल पेपर हम सोल्व करने वाले हैं बेटा। अभी तक हम 3 मॉडल पेपर सोल्व कर चुके हैं, जिसमें एक हम आरबीएसई द्वारा जारी किया गया 2024 का मॉडल पेपर भी सोल्व कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा नया मॉडल पेपर। ये बेटा मॉडल पेपर 3 इसी वजह से लिखा हुआ है क्योंकि जो तीसरा हमने किया है वो आरबीएसई वाला मॉडल पेपर था। ओके बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम इसमें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। इसमें बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है जो वायु क्षरण को रोकने में सहायक होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है बेटा, खेजड़ी, सेवन, अंजन और न्यूटन्स। बेटा इसका आंसर आप जानते हो, राजस्थान में ज्यादातर कौन सा खेजड़ी ही पाया जा रहा है। तो आपको वैसे इतना ही दिमाग ला के खेजड़ी इस पे क्लिक कर देना चाहिए कि राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो वायु क्षरण को रोकने में सहायक है, कौन सा खेजड़ी सहायक है। बेटा किस विधि का विकास इजराइल में हुआ है, बूंद बूंद, बौछारी, कूट सिंचाई विधि, बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। हम पढ़ते ही आ रहे हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि का विकास कहाँ हुआ है बेटा, इजराइल में हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, निम्न में से किस खरपतवार का प्रजनन वानस्पतिक विधि द्वारा होता है। बेटा 4 आपके सामने ऑप्शन है, एक कांसनी है, एक मोता है, एक लेसुआ है, एक बथुआ है। तो इनमें से किसका होता है बेटा, इसमें से मोथा का, किसका बेटा, मोथा का कहां पे होता है बेटा, मोथा का होता है वानस्पतिक प्रजनन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से आलू की सुषुप्तावस्था दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 4 आपके सामने ऑप्शन दे दिए बेटा, यूरिया दे दिया, थायो यूरिया दे दिया, एग्लोल दे दिया और एरिटोन दे दिया बेटा। तो आपको आंख बंद करके एक ही चीज लिख के आनी है, थायो यूरिया। थायो यूरिया द्वारा क्या किया जाता है बेटा, आलू की सुषुप्तावस्था को तोड़ा जाता है बेटा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, दाब कलम में जड़ निकलना कौन से सिद्धांत पर आधारित है। टॉप वर्किंग बिल्कुल नहीं है, स्टोनिक प्रभाव नहीं है, टोटियो पोटेंशी नहीं है, इटियोलेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इटियोलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेल में पुष्पन का समय बताइए। बेल में पुष्पन का समय बीपीएम, बेल में पुष्पन का समय क्या हो गया बेटा, अप्रैल मई। बेल में पुष्पन का समय क्या हो गया, अप्रैल मई। मुन्नी बदनाम हुई, झंडू बाम हुई बाम, बेल अप्रैल मई। ठीक है बेटा, बाम से आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य हमने ये कल भी पढ़ा था, और इसका जवाब क्या पढ़ा था, भोजन की प्राप्ति। क्या पढ़ा था बेटा, भोजन की प्राप्ति पढ़ा था। अगला क्वेश्चन क्या है कि जमुनापुरी नस्ल की बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान क्या है। जमुनापुरी बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान क्या है। तो 4 ऑप्शन है, ईटा जिला, इटावा जिला, आगरा जिला और मैनपुरी जिला। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, इटावा जिला। क्या हो गया बेटा, इटावा जिला। इटावा यूपी में है बेटा, कहां पे है, यूपी में। अगला क्या है बेटा, दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है। दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है, जिंक, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीज। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, दूध में क्या पाया जा रहा है, कैल्शियम, और कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, दूध ज्वर रोग हो रहा है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा रहता है। पीले का नहीं लगा रहता, काले का नहीं रहता। ऑप्शन क्या बचे, 2, सफेद और नीला। सफेद का किस पे लगा रहता है बेटा, फाउंडेशन सीड पे। किस पे, फाउंडेशन सीड पे। तो नीला इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 4 ऑप्शन दे दिए, जिसमें से एक तो है ऑल ऑफ दीज, मृदा की स्थिति, मृदा की भौतिक दशा और उर्वरता। तीनों से होती है क्या, हाँ जी बिल्कुल, तीनों से मृदा की उत्पादकता प्रभावित होती है। उर्वरता से भी होती है, भौतिक दशा से भी होती है, और मृदा की स्थिति से भी होती है। आगे चलें। निम्न में से सिंचाई की सबसे कम दक्ष विधि है। सिंचाई की सबसे कम दक्ष विधि 4 में पहली कौन सी है, चौकेबार, दूसरी बौछारी, तीसरी बूंद बूंद और चौथी अनियंत्रित प्लावन। अनियंत्रित प्लावन से सबसे ज्यादा दक्षाई विधि कोई सी नहीं है। सबसे ज्यादा दक्ष विधि कौन सी है सिंचाई की, अनियंत्रित अप्लावन। ठीक है बेटा,
निम्न में से किस शाकनाशी का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था? हम पहले भी पढ़ चुके हैं 2,4-D का। किसका बेटा? 2,4-D का। 2,4-D का सबसे पहले उद्भव हुआ था, मतलब सबसे पहला जो आपने यहाँ बना था वो कौन सा था? 2,4-D था। अगला क्वेश्चन है, जीरे में जीरी खरपतवार के नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं एट्राजिन, सीमाजिन, डाइक्वाट और फ्लूक्लोरिन। तो इसका जवाब क्या आएगा बेटा? फ्लूक्लोरिन। क्या जवाब आएगा बेटा? फ्लूक्लोरिन जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विषाणु रहित पौध कौन सी प्रवर्धन विधि से तैयार की जाती है? कलम से नहीं की जाती, दाब से नहीं की जाती, उपरोपण से नहीं की जाती, टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन से की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? गोमायसी। क्या है बेटा? गोमायसी थार नीलकंठ व थार दिव्या नामक किसमें किस फल वृक्ष की है? किस फल वृक्ष की है बेटा? तो इसका जवाब क्या आएगा? नीलकंठ जी। नीलकंठ जी पे क्या चढ़ते हैं? बेल पत्र चढ़ता है। क्या चढ़ता है? बेल पत्र चढ़ता है। और बेल किसके? इसका जवाब क्या आ गया? बेल आ गया। क्लियर है बेटा? थार नीलकंठ और थार दिव्या किसकी किसमें हो गई बेटा? बेल की किसमें हो गई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पौधों में जल की मात्रा का मापन करना क्या कहलाता है बेटा? जल विभव। क्या कहलाता है बच्चों? प्यारे बच्चों, जल विभव कहलाता है। मोथा व अमरवेल कैसे खरपतवार हैं? एक वर्षीय, द्विवर्षीय है, बहुवर्षीय? सर बहुवर्षीय खरपतवार हैं। कैसे खरपतवार है? बहुवर्षीय खरपतवार है। कैसे खरपतवार है बेटा? बहुवर्षीय खरपतवार है। बेटा अगला क्वेश्चन है, नींबू में फलों को गिरने से रोकता है। क्या रोकता है? 2,4-D। क्या रोकता है बेटा? नींबू में फलों को गिरने से कौन रोकता है? 2,4-D। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का करनाल हरियाणा। कहां पे है बेटा? करनाल हरियाणा में है। कहां है? करनाल हरियाणा में। अगला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्र जल की उपलब्धता कितनी होती है बेटा? 100% होती है। कितनी होती है बच्चों? 100% होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सर्वप्रथम शाकनाशी का उद्भव हुआ। कौन सा शाकनाशी? हम पहले पढ़ चुके हैं 2,4-D। फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? फलों को पकाने के लिए इथाइलिन का काम में प्रयोग है। इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, थार नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान क्या है? थार नस्ल कहां की है बेटा? देखो, जो अपना ये थार का रेगिस्तान वाला क्षेत्र हो गया पूर्वी राजस्थान में, इससे टच में क्या हो रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा एरिया? सिंध। कैसा? सिंध। तो थार पारकर से, थार से याद रहेगा आपको सिंध। क्या याद रहेगा? सिंध याद रहेगा। बेटा इनको आप ऐसे की ऐसे लिखते चलो, थोड़ा थोड़ा स्पीड में लिख लेना इनको बेटा ना। रफली लिख लो बेटा, ऐसे नहीं चारों ऑप्शन लिखो, आप आंसर आंसर लिखते चलो। इतना अपने पास समय नहीं है कि आप पूरा लिख सको।
लिखो मेरे लालाओ। खड़ा हूँ आज भी कहीं। आगे देखो, इसको भी लिखो, फिर हम शुरू करते हैं हमारे। हाँ जी बेटा, चलें बच्चों, चले बड़े क्वेश्चंस की तरफ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है? गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार लिखे। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार लिखे। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से हो गए जी? पहला हो गया बथुआ। क्या हो गया? बथुआ। कृष्ण नील, कृष्ण नील। और एक और लिख लो बेटा, मकोय। ये तीनों खरपतवार क्या हैं बेटा? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई दो एक वर्षीय फसल चक्र लिखें। कोई दो, अपन को क्या लिखना है बेटा? एक वर्षीय फसल चक्र लिखना है। देखो, बाजरा सरसों हो गया एक, एक हो गया तिल प्लस गेहूं हो गया। देखो, पहला लिखो आप बाजरा और सरसों, जो पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा तिल और गेहूं, ये दो हो गए बेटा, लिखो। अगला है क्वेश्चन, क्या है बेटा? आप साथ के साथ लिखते चलना बेटा, है ना, जगह का थोड़ा अभाव रहेगा, इस वजह से आपको साथ के साथ लिखवाते हुए चल रहे हैं पढ़ा ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है बेटा, कोई दो मृदा संरक्षण में सहायक फसलों के नाम लिखो। देखो, आप मृदा संरक्षण में दलहनी फसलों का नाम लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि दलहनी फसलें क्या कर रही हैं बेटा? दलहनी फसलें क्या कर रही हैं बेटा? दलहनी फसलें कर रही हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रही है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रही है तो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं मृदा सुधार हो रहा है। मृदा में नाइट्रोजन की क्या हो रही है? पूर्ति हो रही है। मृदा की पूर्ति हो रही है। तो आप क्या लिख सकते हो? दो उदाहरण, उड़द और मूंग, दो उदाहरण इस तरीके से आप लिख सकते हो। लिखो। चलें, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्वार की बीज दर लिखिए। बेटा किसकी बीज दर लिखनी है? बीज दर लिखनी है। किसकी लिखनी है बेटा? ज्वार की। ज्वार की बीज दर देखो बेटा, दाने के लिए कितनी होती है बेटा? दाने के लिए होती है 9 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 9 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और चारे के लिए, किसके लिए बेटा? चारे के लिए इसकी बीज दर क्या होती है? चारे के लिए होती है बेटा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये होती है बेटा चारे के लिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
ऐसे लिखते चलो बेटा, चलते चलें अपन, चलें। आगे देखो, वायुरोधी वृक्ष की सूची बनाइए। वायुरोधी वृक्ष कौन कौन से हैं बेटा? वायुरोधी वृक्ष, मैं पहले आपको ये बता दूं वायुरोधी वृक्ष क्या होते हैं। वे वृक्ष जो वायु के तेज गति को रोककर पौधों पे होने वाली हानि को क्या करते हैं बेटा? कम करते हैं, वायुरोधी वृक्ष कहलाते हैं। देखो बेटा, पहला हो गया देसी जामुन। क्या हो गया? देसी जामुन। दूसरा हो गया आम। तीसरा हो गया शहतूत। चौथा हो गया नीम। पांचवा हो गया शीशम। ये 5 हो गए उदाहरण, आप लिख लो इनको। baby. आगे चलें बच्चों। मृग बहार से फल कब परिपक्व होते हैं? मृग बहार से फल कब परिपक्व होते हैं, इसका अध्ययन कर लेते हैं। मृग बहार किसमें हो रहा है बेटा? पाई जा रही है बेटा अमरूद में। अमरूद में। और कब हो रहा है बेटा? नवंबर से दिसंबर के बीच में। नवंबर से दिसंबर के बीच में। अगला क्वेश्चन देखें बेटा। सबसे अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्ल होलिस्टीन फ्रीजियन। होलिस्टीन फ्रीजियन। क्या बेटा? होलिस्टीन फ्रीजियन। ठीक है। अगला है सर्रा बीमारी का प्रमुख लक्षण क्या है? सर्रा बीमारी का प्रमुख लक्षण क्या है कि जो पशु होता है उसके सिर क्या है? चक्कर काटता है ऐसे, और दीवार पे सर देगा, जमीन पे सर पटकेगा। ये सभी क्या है इसके बेटा? प्रमुख लक्षण है। पहला लक्षण क्या हो गया? चक्कर काटना। पहला लक्षण क्या हो गया? चक्कर काटना। दूसरा लक्षण क्या हो गया? सिर दीवार पर मारना। तीसरा लक्षण क्या हो गया? जमीन पर पटकना सिर को। छापो। ठीक है बेटा। उस रूम में बेटा, उसमें है क्लास। आप पहुंच गए बेटा अपन अपने लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ। देखो, पहला ही क्वेश्चन क्या है? मृदा उत्पादकता के बारे में बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? मृदा उत्पादकता के बारे में बताइए। मृदा उत्पादकता क्या है? देखो, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मृदा उत्पादकता होती क्या है। मृदा उत्पादकता क्या होती है? मृदा उत्पादकता का संबंध मृदा द्वारा कितना बेटा, कितनी क्या उपज पैदा हो रही है, फसल से कितनी उपज पैदा हो रही है, उससे होता है। मृदा उत्पादकता का संबंध फसल से प्राप्त उपज से होता है। किससे होता है बेटा? उपज से होता है कि कितनी क्या उपज पैदा हो रही है। अगली बात देखो बेटा, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात देखो कि पहली इसका जो उत्पादक मृदा होती है, क्या होती है बेटा? उत्पादक मृदा होती है, वो सदैव क्या होती है बेटा? उत्पादक मृदा सदैव क्या होती है?
उर्वर होती है। और अगली बात देखो, उत्पादक मृदा में, उत्पादकता में क्या क्या कवर होते हैं? परिवहन व्यय, फसल की मांग, ये सब क्या होते हैं बेटा? इंक्लूड होते हैं। ये होती है बेटा मृदा उत्पादकता। लिखो इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जिससे अपन ठीक है बच्चों, बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक का वर्णन करो। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? उत्तम बीज उत्पादन। क्या क्वेश्चन है? उत्तम, अपन थोड़ा अपना पेन अपना वाला ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तम बीज उत्पादन। उत्तम बीज उत्पादन की क्या बेटा? वैज्ञानिक तकनीक। आप मेरी बात सुनो बेटा, उससे ही आप समझ जाओगे। देखो क्या क्या है, आप देखो वैज्ञानिक तकनीक से बीज का उत्पादन क्या किया जाएगा बेटा? इसमें आधार बीज का क्या किया जाएगा? गुणन करके कौन सा बीज तैयार किया जाएगा? सर्टिफाइड बीज तैयार किया जाएगा। जो सर्टिफाइड बीज किसमें काम आएगा बेटा? किसानों को देने के लिए काम आएगा। इसमें क्या किया जाता है बेटा? पहले अपन ये बात लिख दें कि आधार बीज से क्रियाकलापों द्वारा कौन सा बीज? प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है जो किसानों को प्रदान करवाया जाता है, जो किसानों को प्रदान होता है। अब इसमें क्या होता है बेटा? इस बीज में पृथक्करण दूरी, क्या बेटा? पृथक्करण दूरी, बीज का चयन, बीज का चुनाव, खेत का चयन, इन तीनों बातों का क्या रखा जाता है बेटा? विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि इन तीनों मापदंडों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है तो वो बीज कैसा है? वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार बीज होता है। इसमें बेटा बीज की आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, बीज अंकुरण क्षमता, इन सभी का क्या रखा जाता है बेटा? ध्यान रखा जाता है। लिख लो बेटा इनको। लिख लो इसको जल्दी से बेटा, फिर अपन आगे बढ़े। चले बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचवर्षीय योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में उद्यानीकरण को समझाइए। बेटा आप मेरी बात सुन लो, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। पर लिखोगे भी ना आप लोग। देखो बेटा क्या है ये पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। बेटा देखो शुरू की जो 3 पंचवर्षीय योजना थी, शुरू की 3 पंचवर्षीय योजनाएं थी, इनमें फलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया बेटा। किस पर? फलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? उसमें सरकार की कमी नहीं है। उस टाइम पे खाद्यान्न हमारी क्या थी? प्रमुख मांग थी। खाद्यान्न हमारी प्रमुख जरूरत थी। परंतु चौथी जो फोर्थ जो वो थी ना बेटा पंचवर्षीय योजना, जो कब स्टार्ट हुई थी? 1971 में स्टार्ट हुई थी। तब क्या दिया गया बेटा? फलों पर ध्यान दिया गया। फलों पर ध्यान दिया गया। इसमें फलों के खेतों में आने वाली समस्याओं, इन सभी का बेटा क्या किया गया? निवारण किया गया। और फलों से होने वाली उपज को बढ़ाने पर जोर दिया गया बेटा। ये थी हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में उद्यानीकरण।
चले बेटा आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव आहार में फलों का महत्व बताइए। मानव आहार में फलों का महत्व बताना। बेटा देखो मैंने आपको पद्मा पढ़ाया था जब मानव आहार में महत्व बताया था। देखो मानव आहार में महत्व, हमें चुस्त पुस्त रहने के लिए फलों की आवश्यकता रहती है, हमारी कमजोरी दूर करने के लिए फलों की आवश्यकता रहती है, क्योंकि फलों में क्या पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। और क्या बच्चे, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और क्या पाया जा रहा है बेटा, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जा रही है बेटी, एंटीबायोटिक गुण पाए जा रहे हैं। तो इन सभी की डिमांड किससे पूरी हो रही है बेटा, इन सभी की डिमांड हो रही है फ्रूट से कंप्लीट। किससे कंप्लीट हो रही है, तो इसी वजह से मानव आहार में फ्रूट्स का महत्व होता है। ठीक है बेटा, चले लो। चले अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, टॉप वर्किंग का प्रयोग कब लेते हैं। टॉप वर्किंग मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, एक बार और पढ़ लीजिए। टॉप वर्किंग का प्रयोग कब लेते हैं, टॉप वर्किंग, टॉप वर्किंग का प्रयोग कब लेते हैं। देखो बेटा, जब क्या, पुराने पौधे, पुराने पौधे, इनके अलावा बीजू पौधे, क्या बीजू पौधे, इनके अलावा क्या, निम्न श्रेणी की किस्में, निम्न श्रेणी की किस्में। तीन हो गए, पुराने पौधे, बीजू पौधे, निम्न श्रेणी की किस्मों को क्या बेटा, कलिकायन, बडिंग या ग्राफ्टिंग के द्वारा, बडिंग या ग्राफ्टिंग के द्वारा किसमें, इच्छित, इच्छित किस्म में बदलना हो, इच्छित किस्म में बदलना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, टॉप वर्किंग का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, पुराने पुराने पौधे, बीजू पौधे या निम्न श्रेणी की किस्मों को इच्छित किस्मों में बदलना हो तब हम टॉप वर्किंग का बेटा क्या ले रहे हैं, प्रयोग ले रहे हैं। क्लियर है, आगे चलो। चलें बच्चों आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि बीज द्वारा प्रसारण के लाभ लिखो बेटा। बीज द्वारा प्रसारण के आपको लाभ बताऊं बेटा, देखो लाभ क्या होते हैं बीज द्वारा प्रसारण के। बीज द्वारा प्रसारण है ना बेटा, बीज द्वारा प्रसारण लिखना है, क्या लिखना है, बीज द्वारा अपन को क्या लिखना है बेटा, प्रसारण लिखना है। पहला लाभ क्या है, आसानी से पौधे तैयार हो जाते हैं, आसानी से पौधे तैयार हो जाते हैं। इन तैयार पौधों की आयु अधिक होती है बेटा, आयु अधिक होती है। जैविक व अजैविक तनाव अच्छे से सह सकते हैं, सहनशीलता अधिक होती है। जैविक व अजैविक तनाव सहनशीलता क्या होती है बेटा, अधिक होती है। इनमें प्रजनन प्रजनन व किस्म सुधार, किस्म सुधार आसानी से हो सकता है बेटा। ये इसके क्या है, लाभ है। क्लियर है बेटा, चार इसके क्या है, लाभ है, लिखो।
चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन देख लेते हैं बेटा किसे कहते हैं। देखो, बंद डिब्बों को संरक्षित करने विधि को संसाधन कहते हैं, संसाधन कहते हैं। इस विधि में निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए निश्चित ताप पर उन्हें क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और संरक्षित किया जाता है। इसे संसाधन विधि कहते हैं। छापो बेटा, जल्दी छापो। हाँ जी बेटा, चलें आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, शर्करा द्वारा परिरक्षण कैसे किया जाता है। शर्करा द्वारा परिरक्षण कैसे किया जाता है, आपको यहां लिखना है शर्करा द्वारा परीक्षण कैसे किया जाता है। बेटा देखो, अगर किसी भी पदार्थ में 60% क्या मिला दी जाए, शर्करा मिला दी जाए। क्या मिला दी जाए, शर्करा मिला दी जाए, तो उसमें सूक्ष्म जीव वे किण्वक कारक क्या हो जाते हैं बेटा, किण्वक क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। और यदि सूक्ष्म जीव किण्वक निष्क्रिय हो गए तो वो ऑटोमेटिकली प्रिजर्व हो जाता है। पर सर हमें ये बताओ कि ये निष्क्रिय क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है बेटा, 60% शर्करा होने से स्वतंत्र जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। किसकी बेटा, स्वतंत्र जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और यदि उन्हें स्वतंत्र जल नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, निष्क्रिय हो जाएंगे। इस वजह से शर्करा द्वारा क्या हो जाता है बेटा, परिरक्षण संभव है बेटा। ठीक है बेटा, आगे चलें। अगला क्वेश्चन बेटा पशुपालन से है कि पशुओं के आहार प्रबंधन को समझाइए। सबसे पहले क्या करना है आपको, पशुओं के आहार प्रबंधन को समझाना है। पशुओं का क्या समझाना है बेटा, आहार प्रबंधन समझाना है। सबसे पहले हम पशुओं का आहार प्रबंधन समझा रहे हैं। क्या करेंगे बेटा, हम स्थानीय और सस्ते चारे का प्रयोग करेंगे। कैसे का, स्थानीय व सस्ता चारा लाएंगे। ठीक है, स्थानीय और सस्ता चारा लाएंगे, उपलब्ध कराएंगे उन्हें। हमेशा चारा कैसा डालेंगे, कुट्टी काट कर डालेंगे। यदि हरा चारा डालना है हे या साइलेज के द्वारा, ये तो होगी बेटा मोटी मोटी बात है। और देखो क्यों जरूरी है आहार प्रबंधन, क्योंकि पशुपालक को पता होना चाहिए कि इसे कितना संतुलित आहार जरूरी है, कितना संतुलित। बेटा अगर इन चीजों की आहार की जानकारी होगी, आहार टाइम पे मिलेगा, खाना समय पे मिलेगा, तो दूध भी उत्पादन देगा, उसकी प्रजनन संबंधी समस्या भी नहीं होगी, किसी प्रकार का रोग लगेगा। तो ओवरऑल बेटा कह सके तो पशु को अगर जीवित रखना है, पशु संरक्षण को कार्य करवाना है, तो उसे आहार तो देना ही जरूरी हो गया। ठीक है बेटा, इनको ही लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। बेटा पशु आहार प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, क्यों है।
देखो पशु आहार प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसमें यह नहीं लिख के आना है कि पशु को रोटी नहीं मिली तो मर जाएगा पशु, या फिर भोजन जरूरी है, भोजन जीवन यापन के लिए जरूरी है। हाँ, ये सब चीजें जरूरी हैं, बट बेटा आपको इसमें यह लिखना है कि यदि हम आहार प्रबंधन नहीं करेंगे, आहार प्रबंधन हम नहीं करेंगे तो हमें क्या नहीं पता पड़ेगा, लागत का पता नहीं चलेगा कि कितनी लागत लग रही है आहार में, और आपको यह नहीं पता चलेगा कि जो आप संतुलित आहार दे रहे हो वो कैसा दे रहे हो, कौन सा दे रहे हो, और उसमें क्या सुधार संभव है, ये भी आप पशु आहार प्रबंधन से ही पता कर सकते हो। सुधार संभव है वो आप किससे पता कर सकते हो, पशु आहार प्रबंधन से ही पता कर सकते हो। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, एक पशुपालक को आवास प्रबंधन में क्या ध्यान रखना चाहिए। बेटा देखो, पहले आपको आवास प्रबंधन बताऊं हल्का फुल्का। आवास प्रबंधन, देखो बेटा आवास प्रबंधन क्या है। आवास प्रबंधन में आपको पशु के जो रहने की जगह है उसका पूरा प्रबंधन करना है बेटा। एक पशुपालक को उसके आवास का निर्धारण करते समय सभी बातों का क्या रखना पड़ता है, विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर पहलू को यदि नहीं निकालेगा अपनी नजरों के सामने से तो उसको क्या बेटा, पशु को और पशुपालक को दोनों को क्या बेटा भारी नुकसान को उठाना पड़ सकता है। पशुपालक को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए सर। पशुपालक को बेटा आवास की दिशा, जगह, और ऊंच नीच मतलब ऊंचाई है या नीचाई है, जल निकास, प्रकाश प्रकाश पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। इसके अलावा बेटा और क्या चीजें ध्यान में रख सकता है, अपशिष्ट खाना डालना है, खानी डालना, कहाँ पटकना है उसको, कहाँ इकट्ठा करना है, इन सब चीजों का बेटा क्या रखना पड़ता है, पशु आवास प्रबंधन आना पड़ता है। छापो बेटा। बेटा इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है, उसको भी आप साथ में लिखना कि पशुपालन व्यवसाय की सफलता के लिए आप किस तरह की योजना बनाते हैं। पशुपालन व्यवसाय की सफलता के लिए देखो बेटा, आप पशुओं का क्रय विक्रय कर रहे हो, उसमें आप सावधानी रखोगे, छटनी में सावधानी रखोगे, आप उनको अच्छा आहार दोगे, अच्छी प्रजनन व्यवस्था करोगे, अच्छा उनको रोग से बचा के रखोगे, वैक्सीन टाइम पे लगाओगे। इन सब बातों का यदि आप ध्यान रख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे पशुपालक बन सकते हो और इस व्यवसाय से आप अच्छा धन अर्जन कर सकते हो। अब लिखो इन चीजों को। चले बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब वृद्धि नियामक क्या होते हैं, वृद्धि नियामक क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है। वृद्धि नियामक क्या है, वृद्धि नियामक वे रासायनिक पदार्थ जो पौधे की वृद्धि को कम या अधिक करते हैं या अधिक करने में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं, पादप वृद्धि नियामक कहलाते हैं। वे रसायन जो पौधे की वृद्धि कम या अधिक करने
में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? पादप वृद्धि नियामक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अपने बड़े क्वेश्चनों की तरफ। इनके बारे में हम आपको सिर्फ नॉर्मली वर्बली बताएंगे, आपको लिखवाएं विखवाएं नहीं। आप ये सब चीजें आप अपने उससे पढ़ोगे। देखो बेटा, इनको पढ़ाने में बहुत समय व्यर्थ होगा, ठीक है, इतना अपने पास समय नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एजोला की उपयोग विधि लिखो। बेटा देखो, आप सबने पढ़ी है एजोला दो प्रकार से उपयोग में ली जाती है। पहली तो कब ली जाती है कि जब बुआई से या रोपाई से पहले, और दूसरी रोपाई के बाद। रोपाई से पहले जब इसका प्रयोग किया जाता है तो नॉर्मली उसको खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। रोपाई से पहले खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, और उसके बाद दाने इसको किया जाता है। प्रथम विधि में इसका प्रयोग उन्हीं जगह किया जा सकता है जहां पे पानी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो, नहीं इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है बेटा? एक मोटी तय बना ली जाती है एजोला की, और आप क्या करते रहते हैं? बार बार जुताई द्वारा उसको क्या करते रहते हैं? मिलाते रहते हैं। एक फर्न की तरह होती है बेटा, ऊपर तैरती रहती है। अगर जल भराव की स्थितियां आप एजोला को डालोगे, वो पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी और आपको क्या पोषक तत्व प्रदान करेगी। ये एजोला का थोड़ा बहुत सिस्टम इस तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? पपीता के फल व फूलों की विशेषता बताओ। देखो बेटा, पपीता के फल व फूलों की सबकी विशेषता देखो क्या हो रहा है बेटा। पपीता एनर्जी प्रदान कर रहा है, ठीक है सर। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कर रहा है, सर ठीक है सर। हमारे शरीर में अगर प्लेटलेट्स की कमी होती है तो हम पपीता के पत्तों का रस पीते हैं, बिल्कुल सर। हमको जूस पीना, हम पपीता के जूस पीते हैं, पपीता को खाते हैं। बेटा पपीता से नेत्र रोग जो होते हैं वो भी दूर होते हैं। अगर आपके पेट में समस्या है और आप रेगुलर पपीता खाए तो पेट की समस्या भी खत्म हो रही है। आपको अगर मोटापा है, आप पपीते का सेवन कर रहे हो तो आपको समस्या दूर होती है। थायराइड की समस्या है, आपको डेली पपीता खाना चाहिए। तो पपीते के फल व फूलों में इसी प्रकार से क्या विशेषता पाई जा रही है। इन सब के अलावा बेटा पपीता का जो कच्चा फल है उससे पेपेन तैयार होता है, से कैंसर की बीमारियों का रोग इलाज किया जाता है। इसके अलावा पेपेन से रबड़ भी तैयार किया जाता है। तो आप पपीते के फल व फूलों की विशेषता समझ गए। बेटा इनके अलावा इनके पत्तों की भी विशेषता होती है। क्या विशेषता रहती है? इनके पत्तों का रस बनाकर पिलाया जाता है जब किसी की प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। बेटा ये इसका सिंपल है फंडा। अगला क्वेश्चन है बेटा, बर्बरी नस्ल का उल्लेख कीजिए। देखो बर्बरी नस्ल के बारे में आपको बताऊं, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है बेटा? इसका उत्पत्ति स्थान है बेटा पूर्वी अफ्रीका का ब्रिटिश सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र, इसका उत्पत्ति स्थान है। ये हमारे भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, यूपी में पाई जा रही है। बेटा ये क्या है? बकरियों की सबसे सुंदर नस्ल है। क्या इसकी कान छोटे छोटे हिरनी जैसे और हड्डियां सुंदर इसके पैरों की, और ये मध्यम आकार की होती है, हिरनी जैसा इसका शरीर होता है। तो ये क्या है बेटा? बड़ी सुंदर नस्ल होती है बेटा, बकरियों की सबसे सुंदर नस्ल होती है। ठीक है, बाकी आपको सरसों के इन 4 पॉइंटों का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, एफलन। एफलन क्या है पहले ये बता देता हूं। रुको, यार लगातार बोलने से देखो 2 शब्दों से मिलकर ए प्लस फलन। देखो अगर फल नहीं आ रहे हैं किसी स्थिति कारण, किसी कारणवश फल नहीं आ रहे तो उस स्थिति को क्या
बोलेंगे एफलन की स्थिति। एफलन को आप सिंपल वर्डों में डेफिनेट क्या कर सकते हो कि फल वृक्षों से फल और फूल का नहीं बनना क्या कहलाता है बेटा, एफलन कहलाता है। फल वृक्षों से फल व फूल का नहीं बनना क्या कहला रहा है बेटा, एफलन कहला रहा है। इसके आगे बेटा इसने पूछा है एफलन के कोई 3 बाह्य कारक लिखने। एफलन के 3 बाह्य कारक क्या हो सकते हैं, पहला सिंचाई हो सकती है, ठीक है, अगर सिंचाई ढंग से नहीं तो आपको एफलन की समस्या देखने को मिल सकती है। मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति हो रही है, मृदा से पोषक तत्व अगर नहीं पूरे मिल पा रहे तो एफलन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अनुपयुक्त भूमि, जैसे आप लवणीय जैसी भूमियों में क्या कर रहे हो बेटा, फलोत्पादन कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा बेटा, फल नहीं आएगा, और फल नहीं आएगा तो वो कौन सी समस्या हो जाएगी, एफलन की समस्या हो जाएगी। यहाँ अपन करते हैं बेटा अपने पेपर का समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। और ये बड़े क्वेश्चन आप देखा करो, ठीक है, इनको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। धन्यवाद।